हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आज क्लास 8 का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम बोर्ड का दिया गया हुआ मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने मैसेज करके हमें बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर में ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं कि उनको सोल्व कैसे करें और उनकी तरफ क्या जो है ध्यान लगाना है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपको पूरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उनमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू दैट मॉडल पेपर क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में कोई भी चीज जो है छूटे ना। ठीक है, मैं बताता चलूं कि आपके मॉडल पेपर में कुछ एरर्स हैं जो बोर्ड ने रिलीज किया है। उसमें कुछ एरर्स हैं, चाहे स्पेलिंग एरर्स हैं या कुछ साइंस की जो है प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि बोर्ड ने बिना प्रूफ रीड करके ऐसा पेपर मार्केट में कैसे भेजा है। ठीक है, तो वो देखेंगे वो क्या है, वो किस तरीके से काउंटर करना है, सारी चीजें बताई जाएगी। आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और अपनी रफ कॉपी या लेक्चर नोटबुक जो है आप सामने रखिए और जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनको सिर्फ देखना है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है डू एस डायरेक्ट, यानी एमसीक्यूज टाइप है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ 1/2 to 4। आप सभी मॉडल पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल कर सामने रखिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहां पर पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 1/2 to 4, यानी हमें रेशियो बताना है किसका, 1/2 to 4। मैंने आपको रेशियो की जो दलील है वो आपको बताई है, किसमें, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में। बेटा ये रेशियो क्या होता है, ये सिंपली इट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय 4 है कि नहीं, है ना बेटा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1/2 डिवाइडेड बाय 4, अरे लिख सकता हूं कि नहीं। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूं बेटा ऐसे 1/2, क्या डिवीजन को जब मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है ना उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी मैं इसको ऐसे करूंगा इनटू, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 2 आर 8। इट मीन्स 1:8 आपका रेशियो होगा किसका, ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो आपके मॉडल पेपर में है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम देखने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे और आपका जवाब देंगे बेटा। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ टेप्स, दो चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ टेप्स, ठीक है बच्चा, और साथ साथ में उसके साथ कह रहा है एंड द टाइम टेकन टू फिल द वाटर टैंक। और इनसे जो वाटर टैंक, एक टैंक है यहां पर वाटर टैंक, उसको फिल करा जा रहा है इन वाटर टेप से। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा इसको फिल होने में। तो दो क्वांटिटीज आपके पास है, वाटर टेप्स, नंबर ऑफ वाटर टेप्स, और टाइम इसके रिलेटेड जो इसको फिल करने में लगेगा। ठीक है मेरा बच्चा, यानी इसका मतलब है कि आपको मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट एंड इनवर्स पे कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, या अगर मैं एक क्वांटिटी को डिक्रीज करूं दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज करूं दूसरी डिक्रीज होगी, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करूं दूसरी इंक्रीज होगी, तो बच्चा याद रखना वो क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। तो दिस क्वांटिटी क्या है, तो वही हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब यहां पर देखो, अगर मेरे पास एक टेप है तो उसको मान लीजिए 1 घंटा लगता है इसको टैंक को फिल करने में। अब मैं अगर नंबर ऑफ टेप्स इंक्रीज करूं, मैं 2 टेप्स लेता हूं तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, तो ऑब्वियसली इससे कम लगेगा, तो मुझे लगेंगे 30 मिनट्स, लगेंगे कि नहीं। अब अगर मैं 2 से 4 कर दूं तो मुझे लगेंगे 15 मिनट्स, लगेंगे कि नहीं। इसका मतलब कि जब मैं इस नंबर ऑफ टेप में इंक्रीज करूं, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इसमें कम आएगा टाइम, यानी इसमें नंबर ऑफ टेप्स जब मैं बढ़ाऊं उस टाइम में जो फिल करने में लगेगा बेटा वो कम आएगा। इट मीन्स ये क्लियरली क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी जब हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी जो है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है। दिस इज इनवर्स, दिस स्टेटमेंट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन माय डियर्स। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा। माय डियर्स, थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड इज क्लोज टू, देखो यहां पर देखो, मेरे पास एक स्क्वायर ग्रिड है
बच्चा पार्ट थर्ड में कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया मुझे फाइंड करना है, लेकिन वो पैरेललोग्राम में क्या किस में है? स्क्वायर ग्रिड में। देखो बच्चा क्या है मसला, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उस ग्राफ पेपर में छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए होते हैं कि नहीं? वो सारे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, यानी उनका साइज जो है हर एक बॉक्स का इक्वल होता है। ये रहे उसी पे एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होते हैं बच्चा। वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे उसके साथ नहीं है कुछ, मुझे पैरेललोग्राम है ABCD, मुझे ये बोल रहा है कि आप बताइए इसका एरिया कितना है। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर हमें कैसे काउंटर करना होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? बेस इंटू हाइट। आप लोगों को पता है बेस इंटू हाइट है। देखो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस यहां पर देखो सिंपली अल्फाजों में ये एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, एक स्क्वायर बॉक्स एक यूनिट कंसिडर किया जाता है बड़ा बच्चा। ये 1 यूनिट, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स की लेंथ यहां पर देखो 5 यूनिट्स की लेंथ है, ठीक है बेटा, ठीक। अब यहां पर हाइट जो है ना, दैट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस, ये यहां पर हाइट कंसीडर की जाती है बच्चा। दिस इज परपेंडिकुलर। अगर मैं इसका मान लीजिए नाम रखूं F, तो यहां पर AF जो है इसकी हाइट होगी। और अगर मैं इसको देखूं, ये 3 बॉक्सेस से बनी हुई है, आप क्वेश्चन मॉडल पेपर में देख सकते हो। तो यहां पर ये 3 यूनिट्स की जो है डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं एरिया पैरेललोग्राम किसको बराबर होगा? वो आएगा DC इंटू हाइट, हाइट है यहां पर AF, ठीक। अब यहां पर देखो DC का वैल्यू यहां पर 5 यूनिट्स है, तो ये भी 5 यूनिट्स होगा। 5 इंटू AF है 3, दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा बच्चा? क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। सो दिस इज योर पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके मॉडल पेपर में पार्ट थर्ड है डू एज डायरेक्ट का, तो वो क्वेश्चन यही है। तो ठीक है, तो आई होप ये आपको भी क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन करें मेरा बच्चा, प्लीज। नाउ माय डियर, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ई पार्ट है वो एक ऑब्जेक्टिव है। क्या उसको हम किस तरीके से देखेंगे? कह रहा है द गिवन पाई चार्ट शोज द कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन इन ए विलेज। एक विलेज में यहां पर पाई चार्ट के जरिए एक पॉपुलेशन जो विलेज की है वो दिखाई गई है। कह रहा है कि यहां पर कुछ इस तरीके का पाई चार्ट है जहां पर 50% ऑफ चिल्ड्रंस है, 50% ऑफ चिल्ड्रंस है बच्चा, और 25% मैन है, और यहां पर 25% जो है बच्चा वो है वुमेन, ठीक है मेरा। तो इस तरीके से डेटा दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेन एंड चिल्ड्रन। मेन एंड चिल्ड्रन, ये रेशियो मुझे फाइंड करना है, मेन एंड चिल्ड्रन। तो जिस तरीके से है उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। देखो यहां पर परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज जो है 50% है, चाहे 25% है, 25% है, तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं रेशियो में क्या है। तो मेन और चिल्ड्रन में जो अगर हम देखेंगे, मेन में कितने परसेंट है? 25%। तो 25% डिवाइड बाय करेंगे बच्चा क्या? 50%, ठीक है। तो 50%, तो ये बेटा क्या आएगा? इट इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास जो रेशियो इसका है दैट इज 1:2। तो सिंपल अल्फाजों में हम डायरेक्टली इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज है वहां पर तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट था। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट। देखो बहुत ही आसान है, आपने प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर जो है पढ़ा होगा। उस प्लेइंग विद नंबर्स के चैप्टर में आपने डिफरेंट डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं कि नहीं? अब इसी अकॉर्डिंग है, उसी पे आपको क्वेश्चन है। अगर आपको प्लेइंग विद नंबर्स में कुछ नहीं आता है तो प्लीज चैनल पे विजिट करिए, वहां पर हर एक लेक्चर प्लेइंग विद नंबर्स का दिया गया है जिसपे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा एफ पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है XYZ इज ए 3 डिजिट नंबर। XYZ बोलिए या Z बोलिए, आपकी मर्जी है। इज अ 3 डिजिट नंबर, कह रहा है कि इज ए 3 डिजिट नंबर। बेटा ये एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है।
डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबल बाय 2। बेटा ये 3 डिजिट नंबर है लेकिन साथ साथ क्या है, डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिजिट z इज आर। तो हमें बताना है पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे z के, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे z के, z के पॉसिबल या z के पॉसिबल वैल्यूज क्या है। जैसी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिएगा मेरा बच्चा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, जब आपने पढ़े हैं तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, या हायर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसका यूनिट डिजिट हमारे पास इवन हुआ हो, अगर हमारे पास वहां पर यूनिट डिजिट इवन होगा, तब वो डिविजिबल बाय 2 होगा। यानी इवन नंबर में क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है बच्चा, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। ये नंबर्स आते हैं लास्ट इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा बेटा, डिजिट्स में 0 भी इवन नंबर है, बिकॉज वी कैन से दैट any sort of number which is divisible by 2 are even numbers। तो 0 divisible by है 2 से, 0 by 2 is 0। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं 0 एक इवन नंबर है। याद रखिएगा बच्चा, जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो मेरे पास x y z जो है या z जो है, ये एक 3 डिजिट नंबर है। कह रहा है कि ये डिविजिबल है 2 से, ये वही से बोल रहा है ये डिविजिबल है 2 से। तब बताएं z के वैल्यूज क्या है। तो मुझे पता है जब इवन नंबर होगा यूनिट डिजिट पे, तब ही 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर इवन नंबर्स क्या है, ये वाले। अगर लास्ट में z के वैल्यू 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से होगा, तभी ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े होंगे बच्चा, अगर नहीं पढ़े हैं तो बोलिए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे यार। समझ आ रहा है? तो z के पॉसिबल वैल्यूज आपके पास होंगे बच्चा 0, 2, 4, 6 और 8। और अगर ये कोई ऑप्शन है तो आपका आंसर यही है। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर है इस ऑब्जेक्टिव ऐप का। ठीक है, नेक्स्ट है जी पार्ट। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8। देखो 1/8 जो है, कह रहा है कि इनमें से कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी है कि जो ये चारों है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है। कह रहा है इन 4 में से कोई ऐसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसका वैल्यू होगा 1/8। चलो देखते हैं। अगर पहली हम देखेंगे, any non-zero quantity raised to the power 0 is 1। तो बेटा ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इज पावर 4, तो वो ग्रेटर देन होगा 8 से। तो मेरे पास पहली ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, दिस इज 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर इज 4 4 आर 16, तो ये भी नहीं है। ठीक है बच्चा, और इसको अगर हम देखें तो ये दोनों को क्यूब हो जाएगा, 1 को भी क्यूब हो जाएगा, 2 को क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरा बच्चा? तो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8। तो यहां पर मेरे पास आंसर आया। तो आंसर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। यानी 1 डिवाइड बाय 2 होल क्यूब जो है, दैट इज इक्वल टू 1/8, जो मेरा राइट आंसर है। 8 रेज़ पावर 1 इज 8, तो ये 1/8 नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी है बेटा। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबाइडल नहीं है बच्चा, क्यूबिकल, यानी जिसके सारे फेसेस जो है इक्वल के होंगे। यानी ये मेरे पास क्या है बच्चा, एक क्यूबिकल बॉक्स। कह रहा है कि इसका एक फेस जो है ना, उसका एरिया है, कोई भी एक फेस लीजिए, उसका है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी एक फेस का। अगर एक फेस का है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सारे फेस उसका भी यही होगा, क्योंकि वी नो दैट इन क्यूबिकल बॉक्स जो भी साइड्स होंगे उन साइड्स का एरिया जो है ना सेम होता है मेरा बच्चा। ठीक, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 6 फेसेस टोटल है, तो टोटल एरिया कितना होगा इसका? तो बेटा वो टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया जो होगा दैट इज इक्वल टू 6 इंटू फेस, यानी 4। ठीक है, दैट इज 6 4 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे बॉक्स का होगा। अगर एक फेस का 4 सेंटीमीटर है, सारे फेसेस का भी 4 4 होगा, तो वो 6 है, तो 6 इंटू 4 कितना हुआ? 6 4 आर 24, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है,
सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। मॉडल पेपर में 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। आई होप ये 8 ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हुए होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूं सॉल्व, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, कह रहा है 4 टू द पावर -3 जो यहां पर है 4 टू द पावर -3 इज अ पावर विद बेस 4। ये एक पावर है, देखिए एज यू नो दिस होल क्वांटिटी इज पावर, दिस -3 इज इंडेक्स और एक्सपोनेंट, दिस होल क्वांटिटी इज पावर। ओके, तो कह रहा है ये एक पावर है जिसमें बेस 4 है, जिसकी बेस 4 है, ऑब्वियसली है। एक्सप्रेस इट विद बेस 2, इसको हमें चेंज करना है लेकिन बेस रखनी है इस टाइम अप, विथ बेस 2 लिखना है बच्चा। बेस 2 लिखने के बाद एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और उसके बाद यानी मुझे ये जो पावर दिया गया है मेरा बच्चा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दीजिए, ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है इसको मुझे चेंज करना है। लेकिन बेटा इस तरीके से चेंज करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए लेकिन उसकी बेस 2 होनी चाहिए, और साथ साथ में जो एक्सपोनेंट होगा, जो इंडेक्स होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इसको 2 स्क्वायर का होल रेज्ड पावर 3 लिख सकता हूं, 2 to r 4 दैट इज दिस, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट a रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m इंटू n, है ना। आपने आइडेंटिटी पढ़ी, आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में। क्लियर। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा ऐसे 2 टू द पावर 3 to r -6, क्योंकि वी नो दैट ये -6 ऊपर है, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 2 रेज्ड पावर 6। सो यहां पर अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है मेरा बच्चा, जिसकी बेस 2 है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दिस आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आप यहां पर सोच रहे हो कि ये यहां क्या देख रहा है, यहां पर लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मुझे प्रिंटर नहीं चल रहा था, दैट इज वाई मैंने प्रिंट आउट जो है नहीं निकाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, आपको यहां पर लगा हुआ है ना, तो आप इस से क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। मुझे इस टाइम स्क्रीन मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं लैपटॉप से देख रहा हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन वी ऐड हाफ ऑफ ए नंबर टू द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं ऐड करूं, अब क्वेश्चन यहां पर देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन वी ऐड हाफ ऑफ द नंबर टू द नंबर इटसेल्फ, जब मैं एक नंबर का हाफ उसी नंबर से ऐड करूं तो बेटा वी गेट अ रिजल्ट ऑफ 3, मुझे रिजल्ट में मिल रहा है 3। व्हाट इज द नंबर, तो मुझे नंबर बताइए। मान लीजिए लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी एक्स, मान लीजिए वो नंबर एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या क्वेश्चन बोलिए, तो मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं इसी नंबर का हाफ करूं, यानी इस नंबर का हाफ क्या होगा, x/2 होगा कि नहीं। अगर x एक नंबर है तो इसका हाफ हुआ x/2। कह रहा है कि अगर मैं इसी नंबर के साथ इसको प्लस करूं, यानी मैं लिखूं ऐसे x प्लस करूं इस नंबर का हाफ, तो बेटा रिजल्ट में आता है 3, ठीक। तब मुझे बताए वो नंबर क्या है, यानी मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चा सिंपल है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का पढ़ा है ना, तो वहां पर आप आराम से इसका फाइंड आउट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इज 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस x1r(x) डिवाइडेड बाय 2(1r2) इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। यहां पर ही ऊपर नहीं चढ़ाना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, होल क्वांटिटी में डिवाइड होना चाहिए तभी ऊपर जाएगा मेरा बच्चा, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ऐसे 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3(2r)(6), 2x प्लस एक्स तो 3x हुआ इज इक्वल टू 6। तो x क्या निकला मेरा बच्चा, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3(1r), 3(2r), 6। तो मेरा वो नंबर 2 निकला, यानी मेरे पास वो नंबर 2 है। अगर मैं इस 2 को इसका हाफ ऐड करूं, तो 2 को इसका हाफ यानी +1 करूं तो आंसर क्या निकलेगा, 3, 2 + 1 3। आ रहा है समझ के नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपका नंबर जो होगा ना वो आपका 2 होगा। तो सोल्व इस तरीके से करना है मेरा बच्चा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन बी, जो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। यहां पर आप ग्राफ देखिए, बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन जो मैंने बोला है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से आपका क्वेश्चन एक कंफर्म एग्जाम में आता है, और वो लॉन्ग टाइप का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है, या 3 मार्क्स का आ सकता है, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है और ग्राफ ये है, कह रहा है कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है ना सॉलिड लाइन से दिया गया है, और फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो डॉटेड लाइन से दिया गया है, ठीक है बेटा। यहां पर डेज है, यहां पर डे 1 में, डे 2 में यहां से टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर यहां से दिया गया है और नंबर ऑफ डेज यहां से दिया गया है, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफ, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द एक्चुअल एंड फोरकास्ट टेम्परेचर ऑफ द लोकेलिटी ऑफ ईच डे ऑफ ए वीक, ठीक है। ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ग्राफ है, इसमें आपको नंबर ऑफ डेज और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर दिया गया है, फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर। ये फोरकास्ट टेम्परेचर प्रिडिक्टेड टेम्परेचर होता है, जो हम बोलते हैं कल तकरीबन इतना होगा, लेकिन जब हम कल देखते हैं वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो फोरकास्ट टेम्परेचर मीन्स प्रिडिक्टेड टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअल में जो उस टाइम होगा दैट इज एक्चुअल। क्लियर? यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा मेरा बच्चा। यहां से डेज दिया गया है और अकॉर्डिंग टेम्परेचर दिया गया है, कितने डिग्रीज है ये आपको समझाने के लिए। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ डे 6। डे 6 में बताइए फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर कितना था, व्हाट वाज द, क्या था, ठीक है। अब यहां पर देखो डे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें देखेंगे तो ये वाला फोरकास्टेड टेम्परेचर है ना बेटा डे 6 का, और अगर हम ध्यान से देखेंगे ये कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें हम लिख सकते हैं बेटा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपके पास फोरकास्ट एज वेल एज एक्चुअल टेम्परेचर भी डे 6 में था, ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड में मैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ूं, कह रहा है कि फॉर विच डे द फोरकास्टेड टेम्परेचर वाज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऐसा दिन है जहां पर फोरकास्टेड टेम्परेचर कम है एक्चुअल टेम्परेचर से। अब यहां पर देखो एक्चुअल टेम्परेचर से मुझे बताना है कहां पर द फोरकास्टेड टेम्परेचर वाज लेस। फोरकास्टेड टेम्परेचर कब कम है, किससे, एक्चुअल टेम्परेचर से। देखो यहां पर भी एक्चुअल टेम्परेचर कम है, यहां पर बराबर है, यहां पर भी कम ही है, यहां पर भी बराबर है, यहां पर कम है, लेकिन यहां पर जो है फोरकास्टेड टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब डे 10 में मेरे पास डे 10 ऐसा है जहां पर फोरकास्टेड टेम्परेचर जो है, जहां पर फोरकास्टेड टेम्परेचर is less than actual temperature। यानी डे 10 खाली ऐसा है जहां पर फोरकास्टेड टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से कम था, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें ये ग्राफ्स के लेकर इन क्वेश्चंस का आंसर देना था, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन भी आप इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पे भी लगा है, आप उसी अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके पास मॉडल पेपर भी होगा, आपको देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यूज अ प्रॉपर आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 - 1 30 + 1। देखो मेरे पास है 30 - 1 और यहां पर है 30 + 1। देखो इस हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमें बताना है कि ये किसके बराबर है, इवॉल्वेट करना है, लेकिन आइडेंटिटी बच्चा यूज करनी है। देखो यहां पर है ए के बदले ये, बी के बदले ये, यहां पर सिंपली a + b × a - b यूज होगी। a + b × a - b इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b²। क्लियर बच्चा? तो इसमें लगाइए, तो यहां पर a की जगह 30 है, b की जगह 1 है, तो a + b × a - b दैट इज a², यानी 30 का स्क्वायर - b² दैट इज 1 का स्क्वायर। क्लियर? सो अगर 30 का स्क्वायर देखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 3 are 900 माइनस दिस 1 दैट इज इक्वल टू 899। तो दिस इज द राइट आंसर, जहां पर हमने ये आइडेंटिटी इसको यूज करी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बोर्ड पे भी क्वेश्चन दिया गया है, आप वहां से देखिए। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए क्यूबाइड इज 12 मीटर स्क्वायर। देखो क्यूबाइड इस तरीके से होता है बच्चा, क्यूब एक होता है, क्यूबाइड दूसरा होता है। क्यूबाइड में अपोजिट फेसेस आपस में जो है इक्वल होते हैं। दिस इज द क्यूबाइड। ये कह रहा है इस क्यूबाइड की जो बेस है, अब बेस में एक तो लेंथ होगी ये वाली और दूसरी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है इस बेस का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। बेस का एरिया, ये रेक्टेंगुलर बेस है इसकी, ये बोल रहे ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये वाली इसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ, 4 हाइट्स होती है एक क्यूबाइड में। ये कह रहा है कि इसकी बेस जो है उसका एरिया दैट इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, और साथ साथ कह रहा है उसकी हाइट है 2 मीटर और इसकी हाइट भी 2 मीटर है बच्चा। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स वॉल्यूम। बेटा मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड मुझे बच्चा करना है वॉल्यूम। किसका बच्चा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये मुझे फाइंड करना है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है बराबर, आपने नर्सरी में, ये आपने पिछले क्लासेस में आपने अच्छे से इसकी फॉर्मूला सुनी होगी, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्लियर? पढ़ा है कि नहीं मेंसुरेशन में? ठीक है मेरा बच्चा। अब यहां पर देखो ये रेक्टेंगुलर बेस है कि नहीं? यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, L इंटू बी को ब्रैकेट में रखो इंटू हाइट, ऐसे लिख सकता हूं बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है एरिया ऑफ बेस होगा, तो यहां पर लेंथ इंटू बजाय के मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड बच्चा इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगी h अपना, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना दिया गया है? 12 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है बच्चा? 2 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर होता है मीटर क्यूब, 12 इंटू 2 होता है 24 मीटर क्यूब, जो इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। किसका? क्यूबाइड का, जहां पर आपकी बेस दी गई थी 12 मीटर स्क्वायर सॉरी, और उसकी हाइट दी गई थी, हमें बेटा उसका क्या फाइंड करना था? वॉल्यूम फाइंड करना। क्लियर? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब यहां पर देखो तीसरा सेक्शन जो हमारे पास है उसको किस तरीके से बेटा देखेंगे। देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन जो है यहां पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर जो ये ग्राफ है, हमें इसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसमें बॉयज जो है बच्चा, वो किससे दिख रहा है? बॉयज जो है वो कलर्ड से है, यानी पूरा ऐसे है सॉलिड, ठीक है। ये पूरा फिलअप किया गया है। बॉयज जो है आपको सॉलिड बार से दिया गया है, यानी उसका कोई भी जो है पूरा जो है कलर किया गया है। और गर्ल्स जो दिखाई गई है बच्चा, अब ध्यान से देखो, वो एक ऐसा डॉटेड पैटर्न दिया गया है, ऐसे डॉटेड पैटर्न, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, ग्राफ में बॉयज आपको दिख रहा होगा, गर्ल्स भी दिख रहा होगा। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, आप ग्राफ से डायरेक्टली देखिए, फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, 7th और 8th। यहां पर ध्यान से देखिए, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। टोटल गर्ल्स बताने हैं, ये हमें बताने। किस किस क्लास में बेटा? 6th में, 7th में और 8th में, यही हमें बताना बेटा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ग्राफ में, ये 3 जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ना, इस 3 में आपको देखना है गर्ल्स, यानी ये डॉटेड वाला। तो पहला अगर हम देखेंगे, पहले आता है 13। देखो आप यहां पर देखो 12 और 14 के बीच में, ग्राफ में देखिए 12 और 14 के बीच में जो डॉटेड आ रहा है ना, पहले क्लास 6 में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, क्लास 6 में देखिए, आप देखो डॉटेड पैटर्न जो है ना वो 16 तक ऊपर गया है, यानी वो 16 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। प्लस 7th वाला दूसरा क्लास जो है, उसमें जो
डॉटेड पैटर्न है वो देखो 10 और 12 के बीच में है कि नहीं बेटा? यानी 10 11, यानी ये 11 गर्ल्स को दिखा रहा है। प्लस 8th वाली क्लास को देख रहे हो, 8th में आपको 12 और 14 के बीच में ग्राफ दिख रहा है, डॉटेड वाला पैटर्न, ठीक है, लेफ्ट साइड का, वो है 13, यानी 12 और 14 के बीच में 13 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 3 + 1 होता है 4 और 0 1 2 3 4, यानी 14 नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे टोटल जो इस ग्राफ में दिख रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो टोटल इसमें होंगी इस ग्राफ में वो 40 है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा? बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड जो है इसका क्या कह रहा है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर मोर इन क्लास 7th देन क्लास 6th? क्लास 7th और क्लास 6th में देखना, पहले मुझे 6th के बॉयज निकालने हैं और 7th के बॉयज निकालने हैं, फिर बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है क्लास 7th में 6th से। इसका मतलब 7th में ज्यादा बॉयज होंगे, ठीक है। अब कितने हैं वो बताना है, ठीक है। बॉयज की बात हो रही है बेटा, तो अगर मैं 6th में बॉयज की बात करूं, बॉयज आपको पूरा जो आपको सॉलिड बार दिख रहा है ना, वही बॉयज को दिखा रहा है। किसमें? क्लास 6th में। देखिए पहले बॉयज होंगे वो 8 है टोटल, है कि नहीं बच्चा? अब देखो वो 8 से बराबर, आप ग्राफ में देखो वो बराबर 8 से मिल रहा है कि नहीं? उसके बाद है बच्चा क्लास 7th के बॉयज जो है ना वो ऊपर तक है, यानी 18 + 1 कितना है? 19। तो यहां पर 19 बॉयज है। अब मुझे क्या इसकी डिफरेंस निकालनी है, यानी मुझे बताना है डिफरेंस मीन ज्यादा कितने हैं 7th में नंबर ऑफ बॉयज देन 6th। तो वो आएगा 19 - 8 का बात हुआ तो वो आएगा बेटा 11, यानी 11 नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है क्लास 7th में देन 6th में। समझ आ रहा है? तो तीसरा पार्ट अगर हम देखें, तीसरा पार्ट क्या है बच्चा? तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है? कह रहा है इन विच क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन अदर क्लासेस। हमें बताना है किस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कम है गर्ल्स वाले से, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम क्लास 6 की बात करें वहां पर कम है, नंबर ऑफ बॉयज कम है देन गर्ल्स, लेकिन 7th में ज्यादा है, 8th में भी ज्यादा है। अब देखो सॉलिड बार जो ब्लैक वाला बार है वो ऊपर तक गया है, ये वो उससे ज्यादा है। इस मीन क्लास 6 वो खाली है जहां पर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो लेस है देन नंबर ऑफ गर्ल। तो हम लिखेंगे इन क्लास 6th number of boys is less, number of boys are less than number of girls। ठीक है मेरा बच्चा, ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 3 का था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया। ग्राफ को देखकर ये क्वेश्चंस करने हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे, बस यहां पर आपको मैं मॉडल पेपर समझा रहा हूं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर ना? ये क्वेश्चन नंबर 8 है 4y² - 6yz, या z बोलिए, कोई आपकी मर्जी है, प्लस 9z²। ये बच्चा मेरे पास इक्वेशन है, लेकिन मैं आपको बताना चलूं जो आपके सिलेबस में 4 आइडेंटिटीज है ना, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बोर्ड वाले पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मॉडल पेपर बनाया किसने है। गूगल से सीधे उठाकर छापा है। कम से कम आंसर तो चेक करो बेटा कि बच्चा क्लास 8 का ये कर सकता है कि नहीं। जब टीचर को स्ट्राइक नहीं होता है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चों को कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज। इस चीज को कम से कम, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मार्केट में बेच रहे हो ना, उसको पहले प्रूफ रीड कराओ प्लीज। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्टली इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगी। अगर यहां पर 6 के बजाय 12 होता, 12yz, तब ये आराम से हो सकती थी a - b² वाली फॉर्मूला से, लेकिन यहां पर 6 है, ठीक है। अब इसको जनरल मेथड कोई स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है। अगर किसी को हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसमें एक मेथड अब यूज होता है, यानी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वहां पर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज यू नो ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, यानी ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के।
तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं ना बच्चा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा क्यूब -1, ये इधर आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्यूब रखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये बेटा आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, तो ये आएगा ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये यहां पर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये वाला ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट यहां पर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1, लेकिन ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1। तो यहां पर ये कंडीशन आई। एक कंडीशन मेरे पास ये है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मेरे पास ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये यहां पर इस्तेमाल करके मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, लेकिन ये मैंने खुद पढ़ा है जब मैं AIEEE की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे बताइए, खुदा ना खास 8th क्लास को ये कैसे समझाएगा? तो पहले प्लीज क्वेश्चन को डालने से पहले 1000 बार सोचिएगा। ठीक है, तो बच्चा परेशान नहीं होना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, आपको जो स्ट्राइक होगा ना वही आसान क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4y², तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा प्लस ऑफ -1 6yz प्लस 9z² लिख सकता हूं, प्लस माइनस माइनस वगैरह। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यहां पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1 लिख सकता हूं। तो इसके बदले में लिख सकता हूं 4y² प्लस -1 के बदले में लिख सकता हूं बेटा ऐसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आएगा 6yz प्लस 9z का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऐसे। अब इस z क्यूब के साथ में ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब, दैट इज ओमेगा क्यूब। क्यों लिखूं? क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब इज 1, यानी अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखो मैं लिखूं 4y², इसको मल्टीप्लाई करिए, यह आएगा 6yz ओमेगा प्लस 6yz ओमेगा स्क्वायर प्लस 9z² ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब इसमें मैं कॉमन निकाल सकता हूं 2y, तो 2y जब कॉमन निकलेगा बच्चा, यहां पर बचेगा 2y, दैट इज 2 2 और 4y² प्लस 3y बाहर निकला, z ओमेगा निकलेगा बच्चा। देखो दिस इज 3 2 और 6y z ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर यही आना चाहिए 2y प्लस 3z ओमेगा आना चाहिए कि नहीं? तो यहां से देखो इसमें क्या मैं कॉमन निकालूं, प्लस 3 में कॉमन निकालूं 3, हाँ y उधर ही रखना है, z ओमेगा निकाल सकता हूं बच्चा, ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं 3z ओमेगा स्क्वायर निकालूं, देखो 3z ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 दैट वाज 6y z ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 3 आर 9, z इंटू z होता है z², ओमेगा इंटू ओमेगा तो ओमेगा क्यूब। देखो ये एक क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी, इसमें सेम क्वांटिटी 2y प्लस 3z ओमेगा इज इंटू 2y प्लस 3z ओमेगा स्क्वायर। ये आपके फैक्टर्स है। लेकिन बच्चा ये जो मैंने कंसेप्ट आपको दिखाया है ना, ये वाला, ये खुद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपको पढ़ना है जब आप हायर लेवल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे। ये 12th और 11th क्लास में भी नहीं है। जब मैं AIEEE की प्रिपरेशन और यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मुझे ये कंसेप्ट जो है मिले थे। ठीक है, समझ आ रहा है? याद रखिएगा मेरा बच्चा, आपको ये वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको आसान क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे यहां पर ये जो है ना, ये ऐसे होगा, आपको 12 यहां पर दिया गया होगा, बताइए करिए, तब आपको हम आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रहा बच्चा 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो इसको मैं लिख सकूं -2, a के बदले 2y, b के बदले 3z, ऐसे लिख सकता हूं मेरा बच्चा। देखो 3 2 और 6, 6 2 और 12yz, ठीक है। अब ये रहा a² प्लस b² माइनस 2ab, दैट इज a प्लस b का माइनस होल स्क्वायर। तो ये दो बार लिखिए 2y माइनस 3z इंटू
2y माइनस 3z। तो ये ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं है। एरर हो सकता है आपके इस मॉडल पेपर में एरर्स है, तो ऑब्वियसली यहां पर 6 के बजाय 12 हो सकता है।